Hello everyone, welcome to UNS World. My name is Divanshika Bajpayee. I am from ग्वालियर. आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राकेश भार्गव सर जो कि वर्तमान समय में DRDO में कार्यरत हैं. सो लेट्स वेलकम डॉक्टर राकेश भार्गव सर. थैंक यू मैडम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर आप हमारे चैनल पर आपका स्वागत है. थैंक यू. सो लेट्स बिगिन द कॉन्वर्सेशन. यस. सर आप अपने बारे में कुछ बताइए. मैं आयुर्वेद का और विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ. वर्तमान में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ. सर अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी करियर की शुरुआत कहाँ से व कैसे हुई व आयुर्वेद की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ. देखिए, शुरू से मेरा रुचि मेडिकल फील्ड में जाने की थी. मैंने मेडिकल के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया. अनफॉर्चुनेटली मेरा MBBS के लिए नहीं हुआ, तो मुझे BA MS के लिए अवसर मिला. चूँकि मेरा रुझान था उस दिशा में, तो मैंने उसको अडॉप्ट किया और ये कोर्स किया. सर वो आपका अवसर आयुर्वेद के लिए बहुत सराहनीय रहा. सर BMS के दौरान आपकी ऐसी कोई इंस्पिरेशन रहे हों जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो आगे बढ़ने के लिए. उस समय हमारे टीचर्स जो होते थे हमें इंस्पायर करते थे और वो समझाते थे कि क्योंकि आयुर्वेद के विषय में लोगों की अच्छी धारणाएं उसमें नहीं थी, लेकिन टीचर्स लोग हमको समझाते थे कि किसी सब्जेक्ट का स्कोप सब्जेक्ट से नहीं होता है, व्यक्ति से होता है. आप किसी भी फील्ड में जाएं, यदि आप सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं तो वो हर फील्ड अच्छा होता है. सही कहा सर आपने. हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर होती है. यस. सर UG लेवल पर ऐसा कोई केस जिसने आपको इंस्पायर किया हो कि आयुर्वेद में बहुत स्कोप है आगे चलकर भी. हाँ, जब हम पढ़ रहे थे उस समय एक कमांडेंट थे, उनको फिस्टुला की प्रॉब्लम थी और हमारे क्लिनिकल क्लासेस होते थे. तो वो जब हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटल में आए इलाज के लिए, उसके पहले उनके 3 ऑपरेशन हो चुके थे, 3 बार सर्जरी हो चुकी थी. उनको बार बार उनको रिपीट होता था और वो बहुत परेशान थे. हमारे सर ने हमारी क्लिनिकल क्लास में उनका ट्रीटमेंट शुरू किया. करीब करीब 1 महीने तक उनकी रेगुलर उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गए. हमने उनकी जो स्थिति देखी और जब बाद में उनका पूरा क्योर हो गया तब देखा तो हमको बड़ा सुकून मिला कि आयुर्वेद जैसा सिस्टम इतना अच्छा है और इतना इफ़ेक्टिव है कि जो व्यक्ति अच्छे पद पर रहते हुए 3 बार जिसने सर्जरी करवाई, वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में भी अपनी सर्जरी करा के आए थे और वो यहाँ पर ठीक हो गए. जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बहुत संतोष जाहिर किया और वो बड़े आत्मविश्वास से भरे नजर आए कि आयुर्वेद में इस प्रकार का ट्रीटमेंट संभव है. बात तो सही है सर, क्योंकि आयुर्वेद जो होता है वो लोगों को संतोष देता है. सर BMS ख़त्म होने के बाद आपका माइंडसेट क्या था. कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, यू हैव टू क्रिएट देम एंड ग्रैब देम. तो ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी जिन्हें आपने क्रिएट किया जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और वो इतने सक्सेसफुल हुए. देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ आदमी को बार बार नहीं मिलती हैं. अपॉर्चुनिटीज़ जब भी आती हैं आदमी को अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या काम अच्छा है क्या काम अच्छा नहीं है. जहाँ मौका मिलता है वहाँ जाना चाहिए. सौभाग्य से मुझे आयुर्वेद के साथ साथ DRDO में जाने का एक अवसर मिला. मैंने उस अवसर को इस्तेमाल किया और इस फील्ड में चला गया और मैंने पूरी कोशिश की कि जो ज्ञान मैंने आयुर्वेद में रहते हुए अर्जित किया है उसको मैं यूज़ करूँ, अप्लाई करूँ. सही सर, अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती हैं बट उनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आगे बढ़ सकते हैं. सर BMS के बाद स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर वो आप हमें बताएं तो बहुत अच्छा होगा. देखिए, BAMS एक मेडिकल फील्ड है, मानव सेवा का एक अवसर है और मानव सेवा से अच्छी कोई सेवा नहीं है. व्यक्ति BAMS का कोर्स करने के बाद कई दिशाओं में जा सकता है. वो टीचिंग में जा सकता है, रिसर्च में जाना चाहिए. रिसर्च में आजकल बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं और आयुर्वेद में रिसर्च का फील्ड मैं कहूँगा एक फर्टाइल फील्ड है. आप जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ सोना ही सोना आपको मिलेगा, क्योंकि अभी तक इतना अच्छा सिस्टम होने के बावजूद भी अभी तक जो कमी इसमें देखी जा रही है वो संभवतः अनुसंधान की कमी देखी जा रही है. पब्लिकेशंस कम हैं, पेटेंट कम है. यदि विद्यार्थी
आयुर्वेद को पढ़ कर के इस दिशा में काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा कर सकते हैं और आयुर्वेद को उस पुराने वैभव को लौटा सकते हैं। सही कहा सर। आज आपसे मिलके मुझे ये लगता है कि डीआरडीओ में जाने के लिए हम सबको भी जानना है कि डीआरडीओ मतलब क्या है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है और हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। देखो, डीआरडीओ देश का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश और विदेश में मशहूर है। डीआरडीओ में कई क्षेत्रों में रिसर्च अनुसंधान किए जा रहे हैं जो कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिनको हम इंडिजिनस अपने स्वदेशीकरण के माध्यम से पूरा कर सकें, उसके लिए प्रयासरत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ इज़ द वेल्थ। एक देश यदि स्वस्थ रहेगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो यदि हमारी सशस्त्र सेनाएं स्वस्थ होंगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। तो आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा क्षेत्र है जो कि स्वस्थ करता है, स्ट्रेस को कम करता है, तो उसको बहुत उपयोगी है आयुर्वेद इस क्षेत्र के लिए। सर, आपके क्लिनिकल फेज़ के दौरान ऐसा कोई पेशेंट रहा हो जिसको आपके ट्रीटमेंट से बहुत फ़ायदा हुआ हो, या आपको लगा हो कि इस पेशेंट्स को हम ठीक नहीं कर सकते जब वो आपके पास आया हो, बट आपने जब उस पर उसका ट्रीटमेंट किया तो उसको बहुत फ़ायदा हुआ, ऐसा कोई पेशेंट रहा था? हाँ, हमको उस समय जो हमारे टीचर्स थे वो पाइल्स में उपयोग करने वाले थ्रेड को बनाने के लिए हमको सिखाते थे और हम अपने कॉलेज में वो थ्रेड्स लेकर के उसको जो है स्नोही चार वगैरह का ट्रीटमेंट करके बनाते थे। और हमने ऐसे कई पेशेंट को इसका प्रयोग किया और वे ठीक होकर के गए। दूसरा, हमने कुछ ऐसे पेशेंट जिनको कि पीलिया था और पीलिया काफ़ी बड़े स्तर पर था, उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया था। कुछ हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट जो थे वो भी ठीक होकर गए और बड़े संतुष्ट होकर गए। तो इससे हमको हमारा ये विश्वास दृढ़ हुआ कि आयुर्वेद में जो है ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को स्वस्थ कर सकती हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। सर, रिसर्च एक बहुत ही वास्ट प्रोग्रेस है जिसमें रिसर्च हमेशा एक बार में कभी भी मतलब पास नहीं हो जाती। तो ऐसे ही बहुत से प्रोजेक्ट हुए होंगे जो आपके फेल हुए होंगे, तो उसके बाद इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। बट आपने ऐसा क्या किया कि आप मोटिवेट रहे कि नहीं, मुझे ये रिसर्च को पास करवाना है, ये रिसर्च मेरी सक्सेसफुल होनी चाहिए? देखिए, कोई भी रिसर्च करेंगे तो उसमें फेल ज़रूर होता है। ये हम तात्कालिक रूप से, तत्क्षण रूप से मानते हैं कि हम फेल हो गए, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि इसमें कोई फेलियर नहीं होता, क्योंकि रिसर्च ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग है और कोई भी ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। तो कोई भी रिसर्च कभी फेल नहीं होती। कोई भी रिसर्च आप कर रहे हैं, रिसर्च के जो भी परिणाम आते हैं, उसके जो भी इन्फ्रेंस आते हैं, उसको आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ में भी ऐसा होता है। कई बार हम कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, हमारे को कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं और जो फाइंडिंग्स मिलती हैं वो दूसरी जगह उपयोग में आती हैं। एक एग्जांपल 2DG का आपने सुना होगा, जो कि कोरोना में बहुत इफेक्टिव था। वो कुछ रिसर्च कर रहे थे, उसकी फाइंडिंग्स वहाँ पर उपयोग में आ गई, तो वो वहाँ पर उपयोग हुआ। सर, आपने सही कहा, ऐसी बहुत सी रिसर्च हैं जो कि अकस्मात ही आई ना। कहते हैं कि रिसर्च इज़ टू सी व्हाट एवरीबडी एल्स हैज़ सीन बट टू थिंक व्हाट नोबडी एल्स हैज़ थॉट। सर, हमारे यहाँ सब बताते हैं कि जो डीआरडीओ है वो महामारी के वक्त फ्रंट लाइन पर आकर कार्य करता है। रिसेंटली हम सब एक बहुत बड़ी महामारी का सामना कर चुके हैं, तो उस महामारी का सामना करने के लिए ऐसे क्या वर्क थे जो डीआरडीओ ने किए जिससे कि उस महामारी से लड़ने में योगदान रहा? देखिए, डीआरडीओ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है और इस महामारी में लाइफ साइंस क्लस्टर ने बहुत काम किया। कुछ ऐसे मास्क बनाए और उस मास्क की टेस्टिंग की जिससे कि कोरोना के इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक जो है रोका जा सकता था। और आपको ये आश्चर्य हुआ कि पहले हम मास्क को या बायोसूट्स को बाहर से इंपोर्ट करते थे और वो बहुत कॉस्टली हुआ करते थे। इस
महामारी के दौरान एक अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला। हमने उन मास्क को खुद बनाया, खुद डेवलप किया, उसका विकास किया, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, और आज ही हमारा देश मास्क को, बायोसूट्स को विदेशों में सप्लाई कर रहा है। तो आज हम आत्मनिर्भर हुए हैं इस क्षेत्र में। इसी प्रकार एंटीसेप्टिक्स जो है, सैनिटाइजर्स का निर्माण हमारे DRDO ने किया और उसको पूरे देश में जो है इसका उपयोग किया गया। 2DG एक ड्रग था, उसका भी विकास यहाँ हुआ। तो इस प्रकार से DRDO ने काफ़ी हद तक अपना योगदान दिया है। और जब महामारी अपने पीक अवस्था में थी, उस वक्त DRDO ने अपने स्तर पर जो है कई हॉस्पिटल्स बनाए, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए, वहाँ पर जो है अपनी सेवाएं दी। कई जगह ऑक्सीजन प्लांट जो है लगाए, जिससे कि लोगों को जो है जान को बचाया गया। सही सर, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO का योगदान सराहनीय है सर। सर, DRDO के बहुत से रिसर्च फार्मूलाज हैं जो पब्लिक डोमेन में इंट्रोड्यूस हैं, तो उन रिसर्च फार्मूलाज को किस तरीके से पब्लिक डोमेन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या कंपनीज किस उसके फार्मूलाज को किस तरीके से ले सकते हैं? उसका एक सिस्टम है कि जो रिसर्च होती है, रिसर्च का उद्देश्य मानव कल्याण के लिए होता है। जो रिसर्च होती है और उस रिसर्च से आम पब्लिक को कुछ फ़ायदा होता है, तो इस प्रकार की रिसर्च को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंपनीज़ को दिया जाता है। कंपनी उस टेक्नोलॉजी को लेकर के उसका प्रोडक्ट का जो है लार्ज स्केल पर, कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, और फिर वो जो है आम पब्लिक में उपलब्ध होता है। ऐसे कई सारे डायग्नोस्टिक किट्स हैं, ऐसे कई सारे उत्पाद हैं, डेपा क्रीम है, डेपा स्प्रे है, पेंट्स हैं, जो कि DRDO ने डेवलप किए और आज पब्लिक उसका इस्तेमाल कर रही है। ओके सर, थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम से ही इसका स्लोगन जो है बलस्य मूलम ही विज्ञानम सिद्ध होता है। तो आज हमारे जो देश के सैनिक हैं वो सीमाओं पर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट जिससे कि DRDO का मूल जो उद्देश्य है वो सिद्ध हो सके? देखिए, किसी भी देश की ताकत, ख़ास तौर से सैन्य ताकत जो होती है ना, वो उसके इस बात पर निर्भर करती है कि वह देश टेक्नोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है। पहले ज़माने में जो युद्ध का स्वरूप हुआ करता था, वो धनुष बाण से, तीर कमान से लड़ाई लड़ी जाती थी, और जिसके पास ज़्यादा होता था, मजबूत, वो जीतता था। उसके बाद बंदूकों और तोपों का ज़माना आया, और अब जो है उससे भी आगे निकल गए हैं। अब जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। जो देश टेक्नोलॉजिकली जितना स्ट्रांग होगा, वो देश विजय प्राप्त करेगा। और अब उससे भी आगे साइबर टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी विज्ञान से निकली हुई हैं। तो ये विज्ञान जो है ना, विज्ञान ही बल का मूल है। यदि वैज्ञानिक स्तर पर आप मजबूत होंगे तो आप बलशाली कहलाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा भी दिया है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो स्पष्ट है, क्योंकि सर आजकल बहुत से देश हैं जो बायो वेपन्स के जरिए ही लड़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं सैनिक और साइंटिस्ट दोनों अपनी निश्चित वो रूप देते से, हैं देश को बचाने के लिए। निश्चित रूप से। सर, आयुर्वेद को वर्ल्ड में ब्रॉड लेवल पर हम और कैसे फैला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आयुर्वेद में आजकल बहुत काम हो रहा है, बट लोगों तक उसको फैलाने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे जिससे कि हम उस पर कार्य कर सकें? देखिए, आज का युग जो है वैज्ञानिक युग है। आप कुछ भी बात कहते हैं तो वो बात वैज्ञानिक स्तर पर जो है इसको सिद्ध होना चाहिए। हमारा आयुर्वेद बहुत पुरानी विद्या है, और उस समय शायद अनुसंधान इतना नहीं हुआ था, लेकिन ऋषि मुनियों के मुंह से कही गई जो बातें हैं, जो उपदेश हैं, उसको आज इस बात की आवश्यकता है कि हम अनुसंधान करके उसको सिद्ध करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पब्लिश करें, उसके पेटेंट लें। तो ये हमारा ज्ञान जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा पब्लिकेशन के माध्यम से, पेटेंट के माध्यम से, तो लोगों में रुझान होगा और लोग इसको मानने लगेंगे। सर, आप मेरे और हम जैसे कई स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम ये जान सकें कि हमारा विकास जो है वो सही दिशा में हो रहा है। देखिए, आप
कि टीचर्स आपके सही मार्गदर्शक होते हैं, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन नाउ यू आर मैच्योर इनफ, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोविड के दौरान आयुर्वेद ने देश में जो है अपनी सेवाएं दी और मानवता की सेवा की, और आयुर्वेदिक पद्धति कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ आयुर्वेदिक क्वाथ जो बनाए, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए, आपने देखा उससे कितने लोगों को जो है प्रोटेक्शन मिला। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में बड़ा जन प्रतिध्वंस का बड़ा अच्छा वर्णन है। आप उन सब चीज़ों को फॉलो करके, उन सब चीज़ों को पढ़ करके, उसको यथार्थ के धरातल पर उतार करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे स्वयं का विकास कर सकते हैं, आयुर्वेद का विकास कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं, देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आपको, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास यदि आपके अंदर है तो निश्चित रूप से वो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सही कहा आपने सर, आत्मविश्वास इंसान को हिमालय तक चढ़ने की वो दे सकता है, तो आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ने के लिए तो आत्मविश्वास ज़रूरी है। सर, आयुर्वेदा का डिफेंस की फील्ड में क्या स्कोप है, जिससे कि हम आयुर्वेदिक स्टूडेंट डिफेंस की साइड भी आयुर्वेदा को बढ़ा सकें? देखिए, आयुर्वेद जो है वो एक मेडिकल साइंस है, स्वास्थ्य का विज्ञान का क्षेत्र है, और जहाँ जहाँ मनुष्य है, चाहे वो जल में हो, चाहे वो थल में हो, चाहे वो नभ में हो, जहाँ जहाँ मनुष्य होगा वहाँ आयुर्वेद का इस्तेमाल या स्कोप रहेगा। केवल डिफेंस ही नहीं, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ मनुष्य होंगे वहाँ आयुर्वेद की उपयोगिता है। आजकल लोगों में बहुत जागृति आ गई है और लोग नेचुरल सिस्टम की तरफ जाने लगे हैं। आयुर्वेद भी एक नेचुरल सिस्टम है, तो लोगों में ये जागृति आई है कि अब हम ऐसे सिस्टम को जिसको उपयोग करने से कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसको छोड़ करके हम नेचुरल सिस्टम की तरफ जाएं। आप देखते हैं कि अभी लोग योगा की तरफ कितने लोगों को रुझान हुआ है, प्राकृतिक दवाओं की तरफ, प्राकृतिक खान पान की तरफ लोग मुड़ने लगे हैं। तो आयुर्वेद भी जो है हर जगह इसका उपयोग है। जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, मुझे जानकारी मिली है कि आर्म फोर्सेज में भी कुछ बेस हॉस्पिटल्स में जो है आयुर्वेद के लिए अभी स्कोप शुरू हुआ है। यहाँ तक कि रेलवेज़ ने भी आयुर्वेद के लिए अपने द्वार खोले हैं। तो आने वाला समय निश्चित रूप से आयुर्वेद के लिए स्वर्णिम रहेगा। सर, मैं सब पूछना चाह रही थी कि ऐसी कोई आयुर्वेदिक रेमेडी जो आप रोज़ फॉलो करते हो, जिससे कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस आया हो, जो कि हम लोग भी आगे चल के फॉलो कर सकें? मैं योगा का ज़रूर उपयोग करता हूँ। ये योगा भी आयुर्वेद का ही एक, अष्टांग आयुर्वेद का ही एक अंश है, तो इसको मैं यूज़ करता हूँ, उपयोग करता हूँ। और मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अब योगा करते हैं और उनको जो है फ़ायदा होता है, लाभ पाते हैं वो लोग। धन्यवाद सर, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। आपका अनुभव हमारे लिए बहुत सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।